नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है संवर गया भविष्य। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह कौन सा समय है घर आने का? आशीष को रात लगभग 11 बजे घर लौटे देखकर आभा ने जवाब तलब किया था। आप तो यूं ही घर सिर पर उठा लेती हैं, अभी तो केवल 11 बजे हैं। आशीष साक्षात प्रश्न चिन्ह बनी अपनी माँ के प्रश्न का लापरवाही से उत्तर देकर आगे बढ़ गया था। आशीष, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी उपेक्षा करके निकले जा रहे हो। आभा चीखी थी। निकल न जाऊं तो क्या करूं? आपके कठोर अनुशासन ने तो घर को जेल बना दिया है। कभी कभी तो मन होता है कि इस घर को छोड़कर भाग जाऊं। आशीष अब बदतमीजी पर उतर आया था। कहना बहुत सरल है बेटे, घर छोड़ना इतना सरल होता तो सभी छोड़कर भाग जाते। माता पिता ही हैं जो बच्चों की ऊल जलूल हरकतों को सहन कर भी उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं। इस समय तो मैं तुम्हें केवल यह याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने सर्वसम्मति से यह नियम बनाया है कि बिना किसी आवश्यक कार्य के घर का कोई सदस्य 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रहेगा। इस समय 11 बज चुके हैं। तुम कहाँ थे अब तक? आप और आपके नियम। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अपना शेष जीवन इन बंधनों में जकड़कर नहीं बिताने वाला। मेरे मित्र मेरा उपहास करते हैं, मुझे ममाज बॉय कहकर बुलाते हैं। तो इसमें बुरा क्या है आशीष? सभी अपनी माँ के ही बेटे होते हैं। आभा गर्व से मुस्कुराई। बेटा होने और माँ के पल्लू से बंधे होने में बहुत अंतर होता है। आशीष ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए प्रतिवाद किया। यह तेरे हाथ में काला सा क्या हो गया है? बेटे का हाथ देखकर आभा चौंक गई। यह टैटू कहते हैं इसे। आज की पार्टी में शहर का प्रसिद्ध टैटू आर्टिस्ट आया था। मेरे सभी मित्रों ने टैटू बनवाया तो भला मैं क्यों पीछे रहता? अच्छा लग रहा है ना? आशीष मुस्कुराया। अच्छा, सड़क छाप लग रहे हो तुम। हाथ से लेकर गर्दन तक टैटू बनवाने के पैसे थे तुम्हारे पास? आभा क्रोधित स्वर में बोली। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे मॉम? बैंक में बड़ी अफसर आप हैं। आप पापा भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर हैं, पर अपने इकलौते पुत्र को मात्र 1000 रुपये जेब खर्च देते हैं आप दोनों। लेकिन मेरे मित्र आपकी तरह टटपूंजिए नहीं है। मेरे मित्र चमन ने ही यह शानदार पार्टी दी थी और टैटू आदि का प्रबंध भी उसी की ओर से था। पार्टी तो सारी रात चलेगी। मैं तो आपके डर से जल्दी चला आया। आशीष ने बड़ी ठसक से कहा। यह नया मित्र कहाँ से पैदा हो गया? चमन नाम का तो तुम्हारा कोई मित्र नहीं था। उसने पार्टी दी किस खुशी में? जन्मदिन था क्या? एक बार मैं एक ही प्रश्न कीजिए ना मॉम, तभी तो मैं ठीक से उत्तर दे पाऊंगा। आप जानना चाहती हैं कि यह मित्र आया कहाँ से? तो सुनिए, यह मेरा नया मित्र है। पार्टी उसने जन्मदिन की खुशी में नहीं दी थी। वह तो इस पार्टी में अपनी महिला मित्र का सबसे परिचय कराना चाहता था, पर मैं तो उससे पहले ही घर चला आया। चमन को कितना बुरा लग रहा होगा, पर मैं समझा लूँगा उसे। मेरा जीवन उसके जैसा सीधा सरल नहीं है। कल स्कूल भी जाना है। आशीष ने बेमतलब ही जोर से ठहाका लगाया। यह क्या, तुम पीकर आए हो क्या? आभा ने कुछ सूंघने की कोशिश की। इसे पीना नहीं कहते मेरी प्यारी माँ, इसे सामाजिक शिष्टाचार कहा जाता है। आभा कुछ और पूछ पाती, उससे पहले आशीष नींद की गोद में समा गया था। आभा आशीष को कंबल ओढ़ाकर बाहर निकली तो रात्रि का अंधकार और भी डरावना लग रहा था। पति के अपनी कंपनी के काम से शहर से बाहर जाने के कारण घर का सूनापन उन्हें खाने को दौड़ रहा था। आशीष उनकी एकमात्र संतान था। पति पत्नी दोनों अच्छा कमाते थे,
इसीलिए आशीष के पालन पोषण में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पर पिछले कुछ दिनों से वह अजनबियों जैसा व्यवहार करने लगा था। अपनी स्कूल, ट्यूशन और मित्रों की हर बात उन्हें बताने वाला आशीष मानो अपने बनाए चक्रव्यूह में कैद होकर रह गया था, जिसे भेद पाना उनके लिए संभव ही नहीं हो रहा था। आज क्या हुआ मालूम? आभा के घर पहुंचते ही वह इस वाक्य से अपना वार्तालाप प्रारंभ करता तो उसका कहीं और छोर ही नहीं मिलता था। आशीष अपने सहपाठियों के किस्से इतने रसपूर्ण ढंग से सुनाता कि वे हंसते हंसते लूटपोट हो जाती। पर अब उनका लाडला आशीष कहीं खो सा गया था। कुछ पूछती भी तो हाँ हूँ मैं उत्तर देता। अब रात को देर से लौटता और अपने मित्रों व परिचितों के संबंध में बात तक नहीं करता था। आशीष तो शायद खा पी कर आया था, पर उसकी इस हरकत को देखकर आभा की भूख प्यास खत्म हो गई थी। आभा ने काफी देर तक सोने का असफल प्रयत्न किया, पर नींद तो उनसे कोसों दूर थी। मन हल्का करने के लिए उन्होंने पति आलोक को फोन मिलाया। हेलो आभा, क्या हुआ? सोई नहीं क्या अभी तक? सब कुशल तो है? आलोक का स्वर उभरा। आभा मन ही मन जल भून गई। वह भी समय था जब जनाब सारी रात दूरभाष वार्ता में गुजार देते थे। अब 11 बजे ही पूछ रहे हैं कि सोई नहीं क्या? पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोली। जिसका आशीष जैसा बेटा हो उसे भला नींद कैसे आएगी? आभा कुछ सोचकर बोली, ऐसा क्या कर दिया हमारे लाडले ने जो तुम इतनी बेहाल लग रही हो? आलोक हंसकर बोले, अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी में गया था। कुछ ही देर पहले खा पी कर लौटा है। पी कर अर्थात सचमुच पी कर? मन तो हो रहा है कि डंडे से उसकी खूब पिटाई करूं, पर क्या करूं? अकेली पड़ गई हूं। आभा ने पूरी कहानी कह सुनाई। तुम क्यों दिल छोटा करती हो आभा? हम 3-4 दिन में घर पहुंच रहे हैं ना, सब ठीक कर देंगे। आलोक अपने अंदाज में बोले, आप घर पहुंचेंगे अवश्य, पर टिकेंगे कितने दिन? माह में सप्ताह भर भी घर पर रहने का औसत नहीं है आपका। आभा ने शिकायत की। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम तो स्वयं माता पिता दोनों की भूमिका खूबी से निभा रही हो। तुम चिंता ना किया करो। आशीष की आयु ही ऐसी है। किशोरावस्था में थोड़ी बहुत उद्दंडता हर बच्चा दिखाता ही है। तुम थोड़ा उदार हो जाओ, फिर देखो। आलोक ने समझाना चाहा। चाहते क्या हैं आप? रात भर घर से बाहर आवारागर्दी करने दूं उसे? पता भी है कि आज पहली बार आपका लाडला किशोर पीकर घर आया है। आभा सुबकने लगी थी। होता है, ऐसा भी होता है। इस आयु के बच्चे हर चीज को चक्कर देखना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे छोटा बच्चा अनजाने में आग में हाथ डाल देता है। आलोक ने और समझाना चाहा। हाँ, और झुलस भी जाता है। तो आशीष को आग में हाथ डालने दूं? भले ही वह जल जाए। आभा का सारा क्रोध आलोक पर उतर रहा था। आभा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी कभी तरुणाई में अपनी संतान को थोड़ी छूट देनी पड़ती है, जिससे उसमें अपना भला बुरा समझने की अक्ल आ सके, शत्रु और मित्र में अंतर करना सीख सके। आलोक ने आभा को शांत करने का एक और प्रयत्न किया। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, ये चमन जैसे उसके मित्र अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? पहले तो आशीष ने कभी उनके संबंध में नहीं बताया। सच कहूँ तो मैं आशीष के किसी मित्र को नहीं जानता। कभी उससे बैठकर बात करने का समय ही नहीं मिला। तो समय निकालो आलोक। 2 माह बाद ही आशीष की बोर्ड की परीक्षा है और उसके बाद ढेरों प्रतियोगिता परीक्षाएं। ठीक है, मुझे घर तो लौटने दो, फिर दोनों मिलकर देखेंगे कि आशीष को सही राह पर कैसे लाया जाए। तब तक खुद को शांत रखो, क्योंकि रोना पीटना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता।
आलोक ने वार्तालाप को विराम देते हुए कहा था, पर आभा को चैन नहीं था। किसी प्रकार निद्रा और चेतनावस्था के बीच उसने रात काटी। अगले दिन आशीष ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह तैयार होकर स्कूल चला गया तो आभा ने भी उसके स्कूल का रुख किया। बैंक से उसने छुट्टी ले ली थी। वह आशीष की मित्र मंडली के संबंध में सब कुछ पता करना चाहती थी, पर स्कूल पहुंचते ही आशीष के अध्यापकों ने उन्हें घेर लिया। हम तो कब से आपसे संपर्क करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर आजकल के माता पिता के पास पैसा तो बहुत है, पर अपनी संतान के लिए समय नहीं है। आशीष के कक्षाध्यापक विजय बाबू ने शिकायत की। क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अपने सब काम छोड़कर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती हूँ, और अब तो आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए बुलाना भी बंद कर दिया। आभा ने शिकायत की। हम तो नियम से अभिभावकों को आमंत्रित करते हैं, जिससे उनके बच्चों की प्रगति का लेखा जोखा उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। आशीष ने पढ़ाई में ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हम नियम से परीक्षाफल घर भेजते हैं, पर आशीष ने कभी उस पर अभिभावक के हस्ताक्षर नहीं करवाए। बारी बारी से उसके सभी अध्यापकों ने शिकायतों का पुलिंदा आभा को थमा दिया। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं? आभा ने प्रश्न किया। जी हाँ, कहिए। प्रधानाचार्य अरविंद कुमार बोले। हमने तो अपने बेटे का भविष्य आपके हाथों में सौंपा था। आपके स्कूल की प्रशंसा सुनकर ही हम आशीष को यहाँ लाए थे, और जब आपके द्वारा भेजी सूचनाएं हम तक नहीं पहुँच रही हैं, तो हमसे व्यक्तिगत संपर्क करना क्या आपका कर्तव्य नहीं था? आभा आक्रामक स्वर में बोली। आप सारा दोष हमारे सिर मढ़कर अपनी जान छुड़ा लेना चाहती हैं, पर जरा अपने सुपुत्र के हुलिये पर एक नज़र तो डालिए। प्रतिदिन नए भेष में नजर आता है। स्कूल में यूनिफॉर्म है, और लंबे बाल, हाथों से लेकर गर्दन तक टैटू। मैंने तो प्रधानाचार्य महोदय से आशीष को स्कूल से निकालने की सिफारिश कर दी है। विजय बाबू बोले। सामने खड़े आशीष ने माँ को देखकर नजरें झुका ली। अपनी कमी छिपाने का इससे अच्छा तरीका और हो ही क्या सकता है। पहले अपने उन विद्यार्थियों को बुलाइए जिन्होंने आशीष को बिगाड़ा है। वे रोज किसी न किसी बहाने से बड़ी बड़ी पार्टियां देते हैं। आशीष उन्हीं के चक्कर में देर से घर लौटता है। आभा बोली। कौन है वे? विजय बाबू ने प्रश्न किया। कोई चमन है। अन्य छात्रों के नाम तो आशीष ही बताएगा। आजकल वह मुझे अपनी बातें पहले की तरह नहीं बताता है। चमन? पर इस नाम का कोई छात्र हमारे स्कूल में है ही नहीं। वैसे भी इंटर के छात्र इस समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। पार्टी आदि का समय कहाँ है उनके पास? प्रधानाचार्य हैरान हो उठे। आशीष, कौन है यह चमन? कुछ बोलते क्यों नहीं? आभा ने प्रश्न किया। यह मेरा फेसबुक मित्र है। पंकज, सुरेश, रोहन और भी कई छात्र उन्हें जानते हैं। आशीष ने बहुत पूछने पर भेद खोला। मैंने तो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बंद करा दिया था। आभा हैरान हो उठी। पर हम सबका अकाउंट स्कूल में है। प्रोजेक्ट करने के बहाने हम इनसे संपर्क करते थे, आशीष ने बताया। राज खुलना प्रारंभ हुआ तो परत दर परत खुलने लगा। चमन और उसके मित्रों की पार्टियों के लिए धन आशीष और उसके मित्र ही जुटाते थे, और यह सारा पैसा माता पिता को बताए बिना घर से चोरी करके लाया जाता था। आभा ने सुना तो सिर थाम लिया। बैंक का काम काज संभालती है वह, पर अपना घर नहीं संभाल सकी। मैडम, आप धीरज रखिए और हमें थोड़ा समय दीजिए। भूल हमसे अवश्य हुई है, पर भूल आपसे भी हुई है। काश आपने यह सूचना हमें पहले दी होती। हम इस समस्या की जड़ तक जाकर ही रहेंगे।
यह हमारे छात्रों के भविष्य का प्रश्न तो है ही, हमारी संस्था के सम्मान का भी प्रश्न है। प्रधानाचार्य जी ने आश्वासन दिया। 3-4 दिन बाद फिर आने का आश्वासन देकर आभा घर लौट आई। आशीष भी उनके साथ ही था। अब तक खुद पर नियंत्रण किए बैठी आभा घर पहुंचते ही फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, क्षमा कर दो मुझे। भविष्य में मैं आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। आशीष उन्हें सांत्वना देता रहा। मुझसे कहाँ भूल हो गई आशीष, मैंने तो तुम्हें सदा कांच के सामान की तरह संभाल कर रखा, फिर यह सब क्यों? अगले दिन आलोक भी लौट आए थे और सारा विवरण जानकर सन्न रह गए थे। शीघ्र ही उन्हें पता लग गया था कि चमन और उसके मित्र युवाओं को अपने जाल में फंसाकर नशीली दवाओं तक का आदी बनाने का काम करते थे। आलोक और आभा सिहर उठे थे। आशीष बर्बादी के कितने करीब पहुंच चुका था, इसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। मेरे बेटे के भविष्य से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। मैं तो आशीष के लिए लंबी छुट्टी लूँगी, आवश्यकता पड़ी तो सदा के लिए। आभा बोली, माँ, आज मैं कितना खुश हूँ कि मुझे आप जैसे भविष्य संवारने वाले माता पिता मिले। कहते हुए आशीष भावुक हो उठा। अरे बुद्धू, माता पिता तो धनी हों या निर्धन, शिक्षित हों या अशिक्षित, सदैव संतान की भलाई की ही सोचते हैं। पर ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। तुम यूँ समझ लो कि अब तुम्हें हमारी आज्ञा का पूरी तरह पालन करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं तो। आभा बोल ही रही थी कि आलोक वाक्य पूरा करके बोले, नहीं तो तुम अपनी माँ को तो जानते ही हो, वह अपना भविष्य दांव पर लगा सकती है, पर तुम्हारा नहीं। और तीनों के संवेद ठहाकों से सारा घर गूंज उठा। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।